हेलो दोस्तों, जीएस विद परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपी टेट में मतलब यूपी टेट कितने नंबर का पहले होता है। वही 150 नंबर का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन भी आते हैं और ये 5 पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसमें हिंदी हिंदी बाल विकास, मैथ और एक ईवीएस और एक सेकेंड लैंग्वेज होती है, या आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश जो भी है आप कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन भी होते हैं और 150 क्वेश्चन में आपको पहले ये बता देते हैं कि पास करने के लिए इसमें क्या क्राइटेरिया होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 90 नंबर आपको लेके आना बहुत जरूरी होता है, तभी आप पास कर पाएंगे। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 82 नंबर, ये तो क्राइटेरिया होता है। इसमें ये नहीं होता है कि आप कितने नंबर लाए, लेकिन इतना लाना बहुत ही जरूरी होता है कि आप पास हो पाए। इसके मेरिट कहीं नहीं लगती है, बस इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अब हर क्षेत्र में, मतलब टीचिंग के क्षेत्र में, आप जब भी कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या प्राइवेट में, तो आपको ये यूपी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पहले ये जान लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या, मैंने तो बता ही दिया सबको। फिर उसके बाद आज हम लोग पहले PYQ देख लेते हैं, फिर ऐसे हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे आगे। PYQ में हम देख लेते हैं कि हम आज करवाएंगे आप लोगों को 2022 में, ये लास्ट का पेपर हुआ है 2022 का, वही हम हिंदी आप लोगों को आज 30 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि पेपर कैसे आता है हिंदी का। ये 2022 में आया हुआ पेपर है। इसमें देखते हैं कि क्या पंकज में कौन सा समास है। इसमें होता है बहुव्रीहि समास। इसमें है बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें जो पंकज है इसका अलग अर्थ निकल के आता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, न पहला न दूसरा, तीसरा पद प्रधान हो जाता है जो निकल के आ जाता है। पंकज अर्थात कीचड़ में उगने वाला। और एक है द्विगु समास, ये द्वंद्व समास, ये कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह कहा जाता है किसको? अल्पप्राण को, महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को और संयुक्त व्यंजन को। तो ये कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, जो कौन कौन से होते हैं? अंग और अ। नेक्स्ट देखते हैं, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त में कौन सा रस है? इसमें वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग जानते हैं इसमें भयानक रस है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? कर्म के लिए, कर्ता के लिए, संप्रदान के लिए। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? करण के लिए। उसने कहा नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। सूफी संतों की शैली क्या है? मनसनवी, मसनवी, मरसिया, गजल, तुजुर्मा। तो ये कौन सी है? मनसनवी। अच्छा, इधर नहीं देख रहे। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ये कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा, कृष्णा, सोवती, खेतान, उषा, प्रियंवदा। तो ये कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा।
सौ अनाज एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये किसकी रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? तो देख लेते हैं किस घाट पे हुआ था। अस्सी घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे, राम घाट पे और दशामेव घाट पे। तो इनका निधन अस्सी घाट पे हुआ था। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा सही होता है। केशवदास, नाभादास, विष्णुदास या सुंदरदास। तो इसमें ये नाभादास थे भक्तमाल के रचनाकार। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? विहिप, वन, पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में देख लेते हैं। इसमें कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन है। एक इसका अरण्य भी होता है और एक कांतार भी होता है। यह हम लोग पर्यायवाची शब्द भी याद करते चलेंगे साथ साथ। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विध नाना। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य रचना करना, शब्दों को जोड़ना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास। तो विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, इसलिए ऑप्शन में सही हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध को बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विध नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बताएंगे। अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, व्याख्या विधि, समवेत पाठ विधि। तो इसमें क्या है? व्याख्या विधि ये नहीं है, ये बड़े स्तर पे करी जाती है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? साहित्य का रसास्वादन करना, स्वानुभूत विचारों में भावों को व्यक्त करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड, दूसरा नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, गार्सा दत्ताशी ने और सुमित कुमार चटर्जी में। चारों ऑप्शन में कौन लिखे हैं? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएंगे। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, तेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोछत, उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? मीराबाई, दयाबाई, झीमाचारणी, सहजोबाई। तो ये मीराबाई की पंक्ति है। हिंदी का पहला पत्र है इतिहास, तिमिर नाशक, उदंड मार्तंड, बनारस रस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज। तो ये जो साप्ताहिक पत्र है
हाँ, ये तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो जुगल किशोर का है। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप शुचि, शुजा, सलाई और सूची होता है। तो ये सुई का सूची या सूचिका भी हो जाता है। परशीमन का विलोम शब्द क्या है? सशीमन, अशीमन, निर्शीमन और समीज। तो परिशीमन का विलोम शब्द हो जाता है निर्शीमन। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? धूसर मतलब क्या होता है? गधा। इसका कई पर्यायवाची है, गधा, वैशाख नंदन। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आधि भौतिक, अधिदैविक, अधिदैविक, आत्मघाती। तो ये इसका एक शब्द ये हो जाएगा। ऊंट की चूरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? बड़े काम छिपकर करना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। उदंड व्यक्ति की दुष्टता, जान जोखिम में डालना, किसी की वस्तु किसी दूसरे को दे देना। तो ये हो जाएगा बड़े काम छुप कर कभी किए नहीं जा सकते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें गद्यांश भी आता है। ये गद्यांश में 56 नंबर से 60 नंबर तक, मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं हमेशा गद्यांश से। पहले हम लोग देखते हैं, पहले इस गद्यांश को पूरा सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं एक बार। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद इसमें से छांट लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? तो ये होता है कमजोर मन और मतलब आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। इसमें क्या होता है, हम उस गद्यांश में पढ़े हैं कि इसमें कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को और उत्तम चरित्र को। हमें ये जो प्रश्न आते हैं गद्यांश के हिसाब से बताना होता है, तो ये होता है, इसमें ये सही होगा अपने कर्तव्य को। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो निर्बलता है तो इसमें निर उपसर्ग हो गया और ये ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इससे ये ऑप्शन सही हो गया। कायर की भावात्मक संज्ञा क्या है? कायर का कायरपन होगा, कायरत्व हो जाएगा और कायरता हो जाएगा और अकायरता हो जाएगा। तो कायर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कायरता। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थ परक होना, स्वार्थी, परता करना, कुटिल, स्वार्थी। अपना मतलब निकालने के लिए ये स्वार्थी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।